तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यूपी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 समाप्त हो चुका है और प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है, यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है आप सभी जानते हैं कौन सा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 3, 2 प्रैक्टिस सेट और एक सॉल्व पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट तीसरा और तीसरे प्रैक्टिस सेट में जीएस का पार्ट 1, ठीक है, जीएस पार्ट 1 19 क्वेश्चंस के 2 पार्ट बनेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 3 और ऊपर देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3 है, उसका पार्ट 1 है और ये क्या है, जीएस का सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का सबसे अधिक केसर उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, असम है या फिर केरल है। तो यहाँ पर अगर आंसर आप देखेंगे तो सबसे अधिक केसर उत्पादन वाला राज्य जम्मू कश्मीर है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर जो है केसर उत्पादन में सबसे अधिक जो है अग्रणी राज्य है भारत में। और आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर की जो केसर है, जम्मू कश्मीर की जो केसर है, जम्मू कश्मीर का जो केसर है उसको जो है जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर की केसर को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है और ये जीआई टैग मई 2020 में इसको प्राप्त है। तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन है और इसी के साथ साथ जो है ये जीआई टैग इसको प्राप्त हो चुका है मई 2020 में। और जो कश्मीरी केसर है, जो कश्मीरी केसर है, इसकी जो खेती है विशेष प्रकार की मिट्टी में होती है कश्मीर में। तो विशेष प्रकार की मिट्टी कश्मीर में कौन सी है, तो देखते हैं। मिट्टी है कश्मीर में करेवा मिट्टी है। कौन सी मिट्टी, करेवा मिट्टी में जम्मू कश्मीर में जो केसर की खेती है वो विशेष खेती किस मिट्टी में होती, करेवा मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। जम्मू कश्मीर में जो केसर है उसके 3 जो है प्रकार देखे जाते हैं, लक्षा केसर, मोंगरा केसर, एक होता है गुच्छी केसर, ठीक है। तो 3 प्रकार के केसर जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के केसर हैं जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक कौन सा केसर, लक्षा केसर है और एक मोंगरा केसर है, ठीक है। लक्षा केसर, मोंगरा केसर और एक है गुच्छी केसर। एक कौन सी है, गुच्छी केसर भी कहां पर, जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है, ठीक है। तो और केसर का जो प्राचीन संस्कृत साहित्यों में, ठीक है, प्राचीन संस्कृत साहित्यों में जो केसर का नाम मिलता है वो क्या मिलता है, केसर का नाम मिलता है बहुकम, ठीक है। अगर आप बात करें प्राचीन संस्कृत साहित्यों में केसर का नाम क्या है, केसर का नाम बहुकम रहता है प्राचीन संस्कृत साहित्यों में। और अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे क्या है कि अगर पश्चिम बंगाल बात करें तो ये भी जो है मिठाइयों वगैरह के लिए फेमस है, ठीक है। अगर यहाँ पर केरल की बात की जाए तो केरल जो है असम, केरल जो है वो मसालों के लिए, चाय के लिए, कॉफी के लिए या अन्य इसी तरह के उत्पाद जैसे नारियल है, खजूर है, इन उत्पादों के लिए जो है आपका फेमस रहेगा केरल। और अगर बात आसाम की कर लें, ठीक है, तो आसाम जो है वो चाय उत्पादन में है। यहीं पर एक जुड़ा कुछ और मिल जाता है, हिमाचल प्रदेश जो है वो सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए सेब राज्य, एप्पल स्टेट किसे कहा जाता है, तो वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा राज्य है वो, हिमाचल प्रदेश को क्या कहते हैं, सेब राज्य कहते हैं, क्योंकि ये सेब उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, एक तो जीआई टैग जम्मू कश्मीर की केसर को है, कश्मीरी केसर को है। इसके अलावा अगर बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर के अन्य जीआई टैग कौन कौन है, तो एक है कश्मीरी पश्मीना, ठीक है, एक है कश्मीरी क्या बोलते हैं, कौनी साल, और एक है कश्मीरी सोजनी, ठीक है। यानी अगर हम बात करें जीआई टैग अगर हम बात करें कश्मीर में, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, जम्मू। अगर हम बात करें जम्मू में जीआई टैग की, जम्मू कश्मीर के जीआई टैग, और किसको किसको जीआई टैग जम्मू कश्मीर में मिला है, तो देखिएगा किसको किसको मिला है। एक तो क्या बताया, कश्मीरी पश्मीना, ठीक है, क्या है, कश्मीरी पश्मीना। पश्मीना जो है एक प्रकार का वस्त्र है, कपड़ा है, ठीक है, कश्मीरी पश्मीना। एक है क्या है, एक है कानी सॉल, क्या है, कानी सॉल, और एक है कश्मीरी सोजनी। ये भी प्रकार की सॉल है, ठीक है, ये देखिएगा। और ये जो एक कौन सी, कानी सॉल और कश्मीरी सॉल, ये दोनों क्या है, हस्त निर्मित हैं। ये क्या, हस्त निर्मित, हाथों से बनने वाली हैं। और कश्मीरी पश्मीना भी एक प्रकार का कपड़ा है। तो आप अगर पूछें कश्मीर में टैग, जीआई टैग, तो एक तो कश्मीरी केसर,
फिर कश्मीरी पश्मीना जो कि वस्त्र है, टेक्सटाइल है, और क्या है, कौनी सॉल, ये भी क्या है, सॉल है, और कश्मीरी शोजनी, ये भी क्या है, साल है। तो इन 4 कुछ जीआई टैग है, और ये यहाँ पर ध्यान रखें कि जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर जो है वो अभी तक राज्य का स्थिति में था, राज्य का दर्जा था, लेकिन जब से इसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया, तो ये 2019 से आप सभी जानते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, कश्मीर और कौन सा, लद्दाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सारा आप रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन हम एक आपको पहले भी करवा चुके हैं कि किसे आरबीसी कब्रिस्तान कहते हैं, मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को, या फिर प्लीहा को। तो बच्चे आंसर कमेंट कर रहे हैं, आंसर क्या है, प्लीहा। प्लीहा जिसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं, प्लीहा यानी उसको क्या, एक शरीर का अंग जिसको हम लोग किस नाम से, तिल्ली के नाम से भी जानते हैं, या फिर स्प्लीन, इंग्लिश में प्लीहा या फिर तिल्ली को क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित होता है, ये अंग स्थित कहाँ होता है, तो जो है पेट का ऊपरी भाग, पेट का ऊपरी भाग में बाईं तरफ अमाशय के पीछे, यानी ये पेट का ऊपरी भाग है, और यहाँ पर यानी कि बाएं साइड में अगर आप देखें तो अमाशय के पीछे पाए जाने वाला एक अंग है प्लीहा या फिर तिल्ली, और ये जो है सभी ऋणधारियों में पाए जाने वाला अंग है। काम क्या है, ये आरबीसी को, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, क्या है, रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, हटाने का काम करता है। रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं को क्या करता है, ये नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है, उसको हटाता नहीं, जो जो यानी कि पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। और ये क्या है, जो प्लीहा है, तिल्ली है, हमने क्या कहा, आरबीसी को क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करता है, यानी कि उनको हटाने का काम करता है। इसीलिए उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आरबीसी को खत्म करता है, नष्ट करता है। और ये जो है एक रोग निरोधक तंत्र का भाग भी है। ठीक है, रोग निरोधक तंत्र का क्या है, एक भाग है, क्या, प्लीहा। प्लीहा क्या, रोग निरोधक तंत्र का एक भाग है। और ये जो क्या करता है, रक्त संचित, ठीक है, रक्त का संचित भंडार भी इसे कहते हैं। प्लीहा को क्या कहते हैं, रक्त का संचित भंडार भी इसे कहा जाता है, प्लीहा को। ठीक है, रक्त का संचित भंडार भी इसे कहा जाता है। इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी पूछा जा चुका था, मैंने बताया था। ठीक है, तो आरबीसी कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लीहा को, या फिर ऑप्शन मिलेगा तिल्ली को, या फिर इंग्लिश में नाम होगा स्प्लीन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये सभी को पता है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसको कहते हैं, तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, वीनस, यानी कि, ठीक है, वीनस क्या है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पर कहा जाता है। शुक्र को ही क्या, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, सुबह का तारा यानी कि भोर, भोर का तारा, या फिर क्या कहते हैं, सायन का तारा, या फिर या क्या, सांझ का तारा, किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि प्रातः पूर्व में तथा शाम को पश्चिम में ये ज्यादा यह दिखाई पड़ता है, और इसी दोनों समय में, सुबह और शाम के समय में ही ये ज्यादा चमकदार होता है, ज्यादा यानी कि क्या करता है, ज्यादा चमकदार चमकीला होता है। और ज्यादा अपने जनिस रूप में कब रहता है, तो प्रातः जो है पूर्व में, और शाम को जो पश्चिम में जब सूर्य उगता है, और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। ठीक है, इसको तो इसलिए कहा, क्या क्या कहते हैं इसको, भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, इसको कहा जाता है, किसको, शुक्र ग्रह को। और शुक्र क्या क्या है, सूर्य से दूसरा ग्रह है। ठीक है, सूर्य से क्या है, दूसरा ग्रह, सूर्य से दूसरा ग्रह, और इसको पृथ्वी की, इसको क्या कहते हैं, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी किसको कहते हैं, शुक्र को कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, अगर बच्चे बताएंगे तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर, यानी महाराष्ट्र, यहाँ पर आप आंसर कर देंगे। महाराष्ट्र में कहां पर, मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर। ठीक है, एक द्वीप है, कौन सा, मुंबई का एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, मुंबई का एलिफेंटा द्वीप। ठीक है,
इसको घारापुरी द्वीप भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? घारापुरी द्वीप भी कहा जाता है। तो घारापुरी द्वीप या फिर एलिफेंटा द्वीप जो कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। और ये जो एलिफेंटा द्वीप है भगवान शिव का गौरवशाली निवास कहा जाता है। जो एलिफेंटा द्वीप है ये क्या कहा जाता है? तो भगवान शिव का गौरवशाली निवास, भगवान शिव का गौरवशाली निवास इस द्वीप को कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर जो है ये हिंदू गुफा, यानी ये जो गुफा है ये हिंदू गुफा संस्कृति, जो हिंदुज्म में या बौद्ध धर्म से जुड़ी जो गुफाएं हैं उनका ये सबसे अच्छा प्रतीक है। तो क्या कहते हैं? हिंदू गुफा संस्कृति का ये एक प्रतीक भी है। जो हिंदू गुफा संस्कृति कल्चर है उसका ये क्या है? प्रतीक है। हिंदू गुफा संस्कृति का प्रतीक भी किसको कहते हैं? तो एलिफेंटा गुफाओं को कहते हैं। एलिफेंटा गुफाएं जो हैं ये 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को अगर बात किया जाए, कब इनको एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को का हेरिटेज साइट कब बनाया गया? तो 1987 में, ठीक है। क्या बनी है? यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची, विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कब बनी है एलिफेंटा गुफाएं? तो 1987 में। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एलिफेंटा गुफाएं जो है इनका काल जो है 5वीं 6वीं शताब्दी माना जाता है। अगर बात करें एलिफेंटा गुफाओं, ठीक है, 5वीं 6वीं शताब्दी, ठीक है। यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट गुफा है यहाँ एलिफेंटा की गुफाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है महेश मूर्ति गुफा, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाओं में ही एक गुफा है, कौन सी? महेश मूर्ति गुफा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। महेश मूर्ति गुफा, ठीक है। महेश मूर्ति गुफा जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है अर्धनारीश्वर और क्या है, नटराज, शिव आदि की मूर्ति, बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े सारी मूर्तियां और उनसे संबंधित ग्रंथों की बातें, सारे टेक्स्ट, इनका वर्णन यहाँ पर एलिफेंटा गुफाओं में मिलता है, ठीक है। तो एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में मुंबई के एलिफेंटा द्वीप पर या फिर घारापुरी द्वीप पर स्थित हैं। और एलिफेंटा जो द्वीप है भगवान शिव का गौरवशाली निवास है, हिंदू गुफा संस्कृति का प्रतीक है। 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास की गुफाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो गुफा एक महेश मूर्ति गुफा, जिसमें भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है, भगवान शिव का जो क्या बोलते हैं नटराज शिव, जो यानी कि नृत्य कला के जो देवता माने जाते हैं नटराज शिव, ठीक है, उनका वहां पर मूर्ति मिलेगी। रावण के द्वारा जो है कैलाश जो है रावण जो है कैलाश पर्वत में जाके जो शिव जी को उठाते हैं उसकी मूर्ति भी वहां पर दिखाई जाती है। और 1987 में यूनेस्को ने एलिफेंटा की गुफाओं को, एलिफेंटा केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं बच्चों 5, ठीक है। अब तक ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। बात यहां पर आती है कि नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है। नीति आयोग जो है वो किस प्रकार की एक संस्था है। जो नीति आयोग है वो एक सलाह देने वाला निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, या फिर स्वतंत्र और स्वायत्त होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पर हम ऑप्शन ए सही रख लेते हैं, एक सलाह देने वाला निकाय है। नीति आयोग जो है ना वो केंद्र सरकार का थिंक टैंक होता है। नीति आयोग केंद्र सरकार का क्या है? थिंक टैंक के रूप में काम करता है। यानी कि सरकार के लिए सलाह देने का काम, सरकार की योजनाओं में सरकार को सलाह देना, ठीक है। थिंक टैंक का मतलब क्या है कि योजनाओं को बनाना, योजनाओं को सोचना, उनके विषय में उनको लागू करने का प्रयास क्या कैसे होना चाहिए, सारी बातें। नीति आयोग के विषय में अगर बात की जाए, अगर बात नीति आयोग के बारे में की जाएगी तो आप सभी जानते हैं कि ये योजना आयोग के जगह पर, योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ। यानी योजना आयोग को रिप्लेस किया नीति आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी इसका फुल फॉर्म देखते हैं तो क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि यानी क्या ट्रांसफॉर्मिंग मतलब बदलते हुए भारत का एक राष्ट्रीय संस्थान, जिसका पदेन अध्यक्ष, यानी कि इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जो भारत का प्रधानमंत्री होगा
जो प्राइम मिनिस्टर है भारत में, वो ही क्या है, एक्स ऑफिस चेयरपर्सन होता है। यहाँ पर एक उपाध्यक्ष होता है जो कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा उसको मिलता है उपाध्यक्ष को। अरविंद पनगड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे और वर्तमान समय में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, वर्तमान समय में जो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, वो कौन है, श्री सुमन बेरी या डॉक्टर सुमन बेरी का नाम यहाँ पर आप देखते हैं। ठीक है, पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे और अभी कौन है, श्री सुमन बेरी हैं। और ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है, यानी कि प्रधानमंत्री के बाद जो हैसियत है वो होती है। और इसके बाद अगर बात करें सीओ, ठीक है, वर्तमान हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वर्तमान सीओ कौन है, वर्तमान सीओ है परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग में वर्तमान सीओ है परमेश्वरन अय्यर। और जो पहले सीओ थे सभी को पता है, अमिताभ कांत पहले सीओ बनाए गए थे और वर्तमान में कौन है, परमेश्वरन अय्यर यहाँ पर सीओ हैं। आगे बढ़ जाते हैं नीति आयोग के आगे। भाभा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च या सेंट्रल, ठीक है, यानी कि BARC बोलते हैं, बार्क के नाम से जानते हैं, BRC। तो कहाँ पर है, ट्रॉम्बे, बेंगलुरु, मुंबई या फिर श्रीहरिकोटा, यानी कहाँ पर है, ट्राम्बे। कहाँ पर बात करेंगे तो ये कहाँ पर रहेगा, ट्राम्बे में है। स्थापना अगर बात की जाए इसकी कई स्टेप में हुई है भाभा की, ठीक है, यहाँ पर जो है भाभा भाभा परमाणु कार्यक्रम, ठीक है। ठीक है, तो 6 जनवरी 1954 को 6 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा संस्थान के रूप में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, तो डॉक्टर भाभा। ठीक है, 24 जनवरी 1966 को 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके ही नाम पर 1967 में इसका नाम हो गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो सभी लोग एक बार इसको देख लेंगे, ठीक है, बीच में आवाज चली गई थी, वॉइस की प्रॉब्लम बीच में हो जाती है, लेकिन अभी वॉइस प्रॉपर आ रही है। तो इसको यहाँ पर देख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है कि 6 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा संस्थान के रूप में सबसे पहले इसकी नींव रखी गई और भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है वो किसके नेतृत्व में, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसी 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 परमाणु ऊर्जा संस्थान को 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया गया, मतलब 3 साल बाद। प्रधानमंत्री समय जवाहरलाल नेहरू हैं। और इसके बाद 12 जनवरी 1967 को इसका नया नाम मिला भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसकी नींव रखी गई थी 1954 में। ये नाम भाभा के नाम पर इसलिए रखा गया क्योंकि भाभा की मृत्यु, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की जो मृत्यु है वो 24 जनवरी 1966 को विमान दुर्घटना में हुई। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया।
जो कि कहां पर से ट्रॉम्बे, ये मुंबई का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग से मुंबई दे दिया, तो यहाँ पर सही ट्रॉम्बे करेंगे। और बहुत बार हो सकता है ऑप्शन में ट्रॉम्बे ना होकर जैसे मुंबई लिखा हो, जैसे लिखा हो बेंगलुरु, मुंबई, श्रीहरिकोटा या उड़ीसा, ऐसा नाम दे देगा, तो आंसर मुंबई भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 लेते हैं। लिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? ठीक है, तो जो अमेंडमेंट है, जो संविधान में संशोधन है, जो अमेंडमेंट है, वो किसके द्वारा किया जा सकता है? बच्चों संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। अमेंडमेंट के लिए जो संविधान का कौन सा भाग, अमेंडमेंट के लिए संविधान का भाग 20 और आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 संसद को शक्ति देता है संविधान में संशोधन करने की। लेकिन बात यह भी निकल कर आई कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे संशोधित नहीं कर सकते। आधारभूत ढांचा की जो संकल्पना है वो निकल कर आती है केशवानंद भारती मामला 1973। जो केशवानंद भारती केस था भारत सरकार और केशवानंद भारती के बीच में 1973 का, उसी केस में यह बात निकल कर आती है कि संविधान का आधारभूत ढांचा जो है वो संशोधित नहीं किया जा सकता। अब संविधान के आधारभूत ढांचा की संकल्पना तैयार करने में एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जज, जिसका नाम था एन पालकीवाला, नानी पालकीवाला उनका पूरा नाम था, नानी पालकीवाला की प्रमुख भूमिका थी। और वो समय समय पर नानी पालकीवाला के इतिहास पढ़िएगा, नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा, और उनका ही महत्वपूर्ण योगदान था आधारभूत ढांचे के सिद्धांत में इस केस में। ठीक है, नानी पालकीवाला जो है वो बहुत बड़े भारत के बहुत प्रतिष्ठित वकीलों में उनका नाम लिया था, सुप्रीम कोर्ट में जज थे, वकील थे। और इसमें अगर आप देखेंगे नानी पालकीवाला के विषय में, उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार को कई बार जो है हराया, यानी कि कई बार उन्हें भारत सरकार खिलाफ केस लड़े और केस जीते। भारत सरकार को वहां पर जो है मात दी है उन्होंने कई बार, कई मामलों में। लेकिन भारत सरकार ने भी उनके मामले को, न्यायालय के मामले को पलटने के लिए कई बार संशोधन भी कर डाले हैं। तो वो इंदिरा गांधी के विषय का उस समय का मामला है, समय समय पर आपको बताते रहते हैं। संशोधन हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, जैसे हिस्ट्री में एक पार्ट हमने दिया था, मध्यकाल भारत के इतिहास में एक हमने आपको रिवीजन कराया था, एक पार्ट और करा के फिर आपको संविधान संशोधन की क्लासेस ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। गोलकुंडा कहां पर स्थित है, बात करेंगे। गोलकुंडा कहां पर स्थित है? बीजापुर, मदुरै, मुंबई या फिर विजयनगर? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बीजापुर सही है, लेकिन अगर हम मध्यकाल भारत की बात करें तो बीजापुर एक अलग क्षेत्र था और गोलकुंडा अलग क्षेत्र था। ठीक है, वर्तमान स्थिति के हिसाब से अगर बात करें तो गोलकुंडा जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में आएगा। ठीक है, कहां पर? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में जो है। अब तो हालांकि हैदराबाद कहां पर, कहां का हिस्सा, तेलंगाना का हिस्सा हो जाएगा हैदराबाद, गोलकुंडा। और बीजापुर अगर बात करें तो बीजापुर हिस्सा हो जाता है किसका? बीजापुर जो क्षेत्र था वर्तमान में कर्नाटक का क्षेत्र माना जाएगा। तो अगर आप मैप देखोगे तो आंध्रा और ऊपर जो है महाराष्ट्र, ठीक है, फिर नीचे जो इधर साइड में देखोगे महाराष्ट्र बगल में कर्नाटक है, सब जुड़े हुए क्षेत्र थे। ये 5 मुस्लिम साम्राज्य हुआ करते थे मध्यकाल भारत में, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, ठीक है, और बहमनी। ठीक है, बहमनी, बरार, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर, अहमदनगर, ये सब मुस्लिम साम्राज्य हुआ करते थे मध्यकाल भारत में। तो इस हिसाब से उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। दूध का दही में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या लिखा है कि दूध का दही में परिवर्तन होता है जीवाणु के द्वारा, यहाँ पर जीवाणु है, जीवाणु के द्वारा या फिर कवक के द्वारा, या फिर लिखा है कि एंजाइम द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दूध का दही में जो परिवर्तन है बच्चों, ऑप्शन आप अपने अब तक आपने गेस कर लिया है कि जीवाणुओं द्वारा होता है दूध का दही में परिवर्तन। ठीक है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूध का दही में जो परिवर्तन होता है ये एक क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, जो कि किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। और जीवाणुओं में भी कौन सा जीवाणु? ठीक है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु। ठीक है, लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो ये क्या करता है? दूध के लैक्टोज को, ठीक है, ये क्या करता है? दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। दूध के लैक्टोज को क्या करता है? लैक्टिक
एसिड में क्या करता है, चेंज कर देता है, लैक्टिक एसिड में ये क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ये चीज को ध्यान रखेंगे, दूध का दही प्रदान। और जीवाणु जो है, जो लैक्टोबैसिलस है, ये जो है और भी कई कार्यों में होता है, इसका प्रयोग होगा। मुख्यतः जो यहाँ पर हम बात करेंगे तो दूध का दही में परिवर्तन जीवाणुओं द्वारा, और किस जीवाणु के द्वारा, तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ये क्या करता है, दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। आगे बात करते हैं, खट्टे पदार्थों में पाया जाएगा। आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा का स्रोत। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है सोलर एनर्जी का, नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय विखंडन, या ए बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। नाभिकीय संलयन जो यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, ठीक है, छोटे छोटे जो है अणुओं, छोटे छोटे परमाणु अणुओं को एक करने का काम क्या है, नाभिकीय संलयन कहलाता है, और यह सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि जो है पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, महाबलीपुरम, चेत्रापत्तनम, या फिर मदुरै, या फिर आंसर है कांचीपुरम। ठीक है, तो जो यानी कि पल्लव वंशा, जो पल्लव राजा थे, उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, वो चीज यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 11 है कि 12 है? एक क्वेश्चन छूट गया है, कोई नहीं। ठीक है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, महाबलीपुरम, चेत्रापत्तनम, मदुरै, या फिर क्या लिखा है, कांचीपुरम। तो कांचीपुरम जो है क्या हुआ करती थी, पल्लव राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। बात अगर हम करें पल्लव वंश, ठीक है, अगर देख रहे हैं वीडियो जो है उसमें चल रहा है, लाइव के तरीके चल रहा है, तो क्या कोई बता सकता है पल्लव वंश की जो है स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो बात यहाँ पर आती है कि पल्लव वंश के संस्थापक का जो है कोई विशेष उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं कि छठवीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में, छठवीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में एक राजा रहेंगे सिंह वर्मन, या फिर सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, या फिर क्या है, सिंह वर्मन भी इनका नाम है। तो कहा जाता है कि इनके द्वारा पल्लव वंश की नींव रखी गई थी, सिंह वर्मन या फिर सिंह विष्णु के द्वारा, छठवीं शताब्दी के अंत में। और जो है इनके सबसे महान शासक, अगर पल्लव वंश की बात करते हैं, अगर हम पल्लव वंश के सबसे महान शासक की बात करते हैं, तो महान शासकों में पल्लव वंश में नाम आता है महेंद्र वर्मन का। किसका नाम आता है, महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन का नाम आता है। राजधानी क्या है, कांचीपुरम हमने बताई। महेंद्र वर्मन प्रथम यहाँ पर रहता है, नाम इनका महेंद्र वर्मन प्रथम के नाम के राजा थे, सबसे प्रमुख महान शासक। राजधानी क्या बताई है, कांचीपुरम है। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वास्तुशिल्प और जो है साहित्यिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। महेंद्र वर्मन जो है इस पल्लव वंश में वास्तु और इसके लिए साहित्यिक उपलब्धियां, वास्तु और साहित्यिक उपलब्धियों के लिए जो है इनका नाम रखा जाता है, अगर ध्यान रखें तो महेंद्र वर्मन प्रथम का। ठीक है, अब बात आती है कि अगर शिल्प की बात करें, वास्तु की बात करें, तो इनके द्वारा 3 प्रमुख मंदिर बनवाए गए हैं। एक है शोर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, या 2 मंदिर प्रमुखता बनवाए गए, कैलाश मंदिर और कौन सा, शोर मंदिर। शोर मंदिर कहां पर है, महाबलीपुरम। ठीक है, ये देखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं कि शोर मंदिर किस वंश के राजाओं द्वारा बनवाया गया, तो किस राजाओं द्वारा, पल्लव वंश के राजाओं द्वारा। कहां पर, महाबलीपुरम में। और कांचीपुरम जो कि राजधानी थी, यहाँ पर क्या है, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैलाशनाथ मंदिर यहाँ बनवाया गया, कहां पर, कांचीपुरम में। तो ये 2 मंदिर, जो 2 मंदिर पल्लव राजाओं के द्वारा फेमस रहते हैं। अब इनके विषय में आता है कि पल्लव कहाँ कहते हैं, तो कोई कहता है पार्थियन, एक ईरानी जनजाति होती है, तो कहते हैं ईरानी जनजाति के लोगों का ही एक जो है शाखा थी। कोई मानता है कि ये सातवाहन के वंशज थे, कोई मानता है कि ये नागाओं के वंशज है, नागा जनजातियों से जुड़े हुए लोग थे। तो कई सारे अन्य मत यहाँ पर पल्लव के विषय मिलते हैं। तो पल्लव वंश लगभग 6वीं शताब्दी के अंत में स्थापना सिंह विष्णु या सिंह वर्मन द्वारा की गई। सबसे महान शासक यहाँ पर महेंद्र वर्मन, जो कि वास्तु और साहित्यिक उपलब्धियों के प्रसिद्ध है। और पल्लव वंश के राजाओं ने के द्वारा 2 प्रमुख मंदिर जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, शोर मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाबलीपुरम में, और कांचीपुरम में क्या, कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आगे बढ़ते हैं, लिखा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ठीक, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ठीक है, किसको कहते हैं, मेमोरी को, कीबोर्ड को, या फिर सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का
मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो है जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो सारे कमांड है, वो उसको सीपीयू के द्वारा ही मिलते हैं, इसलिए उसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आएगा। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? ठीक है, ये बताना है। तो संशोधन कौन कर सकता है मौलिक अधिकार में? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, संविधान किसी भी व्यवस्था में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। तो संसद को मौलिक अधिकारों सहित, प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन फिर वही बात ध्यान रखनी होती है कि आधारभूत ढांचे को बिना बदले हुए संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, या फिर गार्डविन ऑस्टिन, या फिर केटू। सबसे ऊंचा जो है भारत का, जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और इसकी जो है हाइट जो लगभग लगभग इसकी हाइट क्या है? 8611 मीटर है। लगभग इसकी हाइट कितनी है? तो 8611 मीटर। ठीक है, लगभग हाइट कितनी? 8611 मीटर। कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित होगा? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय। ठीक है, काराकोरम श्रेणी, जो आप हिमालय के भाग देखते हैं ना, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, या लघु हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रेणी, ऐसी सारी चीजें। तो काराकोरम श्रेणी में ट्रांस हिमालय, वहां पर स्थित केटू गार्डविन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, 8611 मीटर। अगर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आती है तो नाम फिर माउंट एवरेस्ट का हो जाता है, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8848 कही जाती है, लेकिन आप सभी जानते हैं 8850 मीटर, यानी उसकी लंबाई, जो ऊंचाई है, थोड़ी सी बढ़ चुकी है पर्वत की ऊंचाई। तो ये क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कही जाएगी। और भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? केटू गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, और पूरे विश्व की बात की जाए तो कौन सी बताइए? माउंट एवरेस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी, अलकनंदा, ठीक है, गंगा, यही आंसर है। अलकनंदा, बस केवल इसको लिख लेना है आपने। अलकनंदा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ, या फिर इसी का नाम क्या है? बद्री नारायण मंदिर। ठीक है, बद्री नारायण मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है। भगवान विष्णु जी का जो मंदिर है उन्हीं को समर्पित है बद्री नारायण मंदिर। ठीक है, और विष्णु जी को समर्पित अलकनंदा नदी तट चार धाम में से एक है। ठीक है, चार धाम अगर बात की जाए तो कौन कौन से हैं भारत में? भारत में चार धाम के विषय में, एक तो यही हो गया बद्री नारायण, ठीक है, या बद्रीनाथ धाम, ठीक है, बद्री नारायण, और एक क्या है? जगन्नाथपुरी। ठीक है, जगन्नाथपुरी, और एक है द्वारका, और फिर एक है रामेश्वरम। ठीक है, यानी तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम, गुजरात में स्थित द्वारका, उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी, और उत्तराखंड में स्थित बद्रीनारायण धाम। ये चार धाम भारत के कहे जाते हैं। तो चार धाम में से एक है कौन सा? बद्रीनाथ या बद्रीनारायण धाम। बद्रीनारायण के विषय में जो है विष्णु जी का मंदिर है, कहा जाता है एक बार जो है विष्णु जी अपने लोक में जहां पर रहते हैं, वहां पर जो है, वहां पर वो विश्राम कर रहे थे, और लक्ष्मी माता जो है उनके उनके जो चरण दबा रही, पैर दबा रही, तो वहां से एक संत निकलते हैं, और वो चीज उनको अच्छी नहीं लगती। विष्णु भगवान आराम से जो है लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रहे हैं, ये चीज उनको अच्छी लगती है। तो वो चीज वो वहां पर कुछ कह देते हैं, वो गुस्सा जाहिर करते हैं। इस चीज से भगवान विष्णु जी क्रोधित होते हैं, और ये जो जगह है, ये जो जगह है उत्तराखंड में, जो पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर आकर वो तपस्या करने लगते हैं विष्णु जी क्रोध के कारण। विष्णु जी क्रोध में आके यहाँ तपस्या करते हैं, तो फिर लक्ष्मी माता, ऐसी कहानी है, कहा जाता है पुराणों में, तो लक्ष्मी जी जो है आती हैं, और तपस्या करने में विष्णु जी को कोई संकट ना उत्पन्न हो, कोई बाधा ना हो। तो कहते हैं कि जो बद्री, और बद्री जो है ना, बेर होता है, एक फल जो बेर होता है ना, जिसको अभी शिवरात्रि में इसका महत्व है बेर का, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ही कहा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को बद्री कहा जाता है। तो माता पार्वती ने बेर के, यानी कि बद्री के 7 वृक्ष अपने ऊपर धारण किए, और भगवान विष्णु जहां तपस्या करे वहां पर छाया बनकर खड़ी हो जाती हैं। भगवान विष्णु जी तपस्या करके जागते हैं, मतलब ध्यान से उठते हैं, तो देखते हैं कि जो है लक्ष्मी माता जो बेर के पेड़ों में, यानी बद्री के वृक्ष में, पौधों में जो है समाई हुई हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि मुझसे ज्यादा अधिक तपस्या तो आपने लक्ष्मी जी की है, इसीलिए तभी से उनका नाम पड़ा बद्री नारायण, जो यानी भगवान लक्ष्मी जो बेर में समाई है, बेर के पेड़ों को धारण किया है, तो यानी कि क्या है कि ये बोलते हैं बद्री के नारायण, यानी लक्ष्मी जी के पति नारायण,
ऐसे करके वहां पर मान्यता है, 2 बार कपाट इसके खुलते हैं। तो बाकी सारी चीजें आप गूगल पर पढ़िएगा या पूछिएगा, जानकारी इकट्ठा करिएगा। बात आती है फिर क्वेश्चन नंबर 16, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब ये चीज कहां पर लिखी है, तो देखो हम बात करते हैं आर्टिकल 174 की बच्चों, और आर्टिकल 174 में क्या है देख लीजिएगा। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का यहाँ पर मतलब विधानसभा और विधान परिषद से है। तो राज्य विधानमंडल में क्या करना, राज्य विधानमंडल में सत्र बुलाना, यानी कि सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना। ये बात संविधान के अनुच्छेद 174 में है। राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद, यानी कि कुल मिलाकर हम बोले राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाना, सेशन कॉल करना, सत्रावसान प्रोरग्यू करना राज्यपाल का अधिकार है। और इसी आर्टिकल 174 में यह भी लिखा है कि राज्य की जो विधानसभा है वो उसको भंग करना, राज्य विधानसभा का भंग होना या विघटन वो भी कौन करता है, राज्यपाल। तो राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाना, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करना और किसी राज्य की विधानसभा का विघटन करना या उसको भंग करने का अधिकार किसको होता है, राज्यपाल को, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174। यही चीज जो केंद्र में होती है वो अनुच्छेद 85 में है। वो कहां पर, अनुच्छेद 85 में है, यानी कि संसद के संबंध में है। संसद के सत्र बुलाना, संसद के सत्र आहूत करना या संसद में सत्रावसान करना, ठीक है, या फिर बच्चों क्या, लोकसभा का विघटन यानी लोकसभा को भंग करना, ये अधिकार केंद्र में अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। जो आर्टिकल 85 के तहत केंद्र में राष्ट्रपति को, वो राज्य में आर्टिकल 174 के तहत इसको है, राज्यपाल को है। इस चीज को यहां पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। और अगर हम जोड़ें इसको 85 से कितने आर्टिकल हो गए, 15, और 74 15 कितने हो जाते हैं, तो 74 10 84 और 5 कितने हो गए, यानी कि 89, 89। तो ये एक ट्रिक भी होता है, हम आपको कभी मौका मिलेगा ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएंगे। एक मैजिक नंबर 89 होता है। कुछ आर्टिकल में आप 89 जोड़िएगा, जो व्यवस्था वो केंद्र में है राष्ट्रपति के लिए, वो व्यवस्था राज्य में राज्यपाल के लिए हो जाती है। आर्टिकल 89 यानी एक 89 नंबर जोड़ते हैं, 89। कई जगहों पर आर्टिकल 90 यानी सॉरी आर्टिकल नहीं नंबर, यानी कि संख्या 90 जोड़ के और 89 जोड़ के कई आर्टिकल्स को हम पढ़ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। किसी क्लास में आपको ये भी हम सोल्यूशन देंगे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया? सेल्यूकस, अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज या फिर क्या, डेरियस? तो यहां पर आप सभी जानते हैं सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक शासक सेल्यूकस को हराया था। ये चीज सभी जानते हैं, ठीक है। कब हराया, ठीक है, तो यहां पर एक ध्यान देंगे साल 305 बीसी, यानी कि 305 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक है, युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो किसके किसके बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य और किसके बीच में सेल्यूकस के बीच में, ठीक है। कहां पर हुआ था, तो जो गांधार क्षेत्र था, गांधार क्षेत्र जो कि आज अफगानिस्तान में कांधार कहलाएगा, ठीक है, तो वहीं पर जो युद्ध हुआ और फिर समझौता हुआ था। तो सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी बदले में वापस के युद्ध में जब्त किए गए थे, ठीक है। और उसके बाद सेल्यूकस ने 2 राजदूत पाटलिपुत्र भेजे से, कौन से, दमिश्कस और कौन था, जिसको मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक बाद में लिखी। तो मेगास्थनीज और दमिश्कस ये 2 राजदूत पाटलिपुत्र भेजे थे, किसने, सेल्यूकस ने। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। 500 हाथी बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको वापस के युद्ध में जब्त कर लिए गए थे। बात आती है कभी कभी जो है कि अभी योगी जी का एक बयान था 2019 के इलेक्शन में, 17 में भी था, कि चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध जो है वो सिकंदर से नहीं हुआ। तो कई जगहों पर इसका साक्ष्य मिलता है कि सिकंदर से नहीं हुआ। क्यों, उसका साक्ष्य इसलिए है क्योंकि सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था। सिकंदर जो है जब सिकंदर का आक्रमण भारत में हुआ था, जब घनानंद शासन कर रहा था नंदवंश का, तब उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु मात्र 14 वर्ष थी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य ग्रहण किया है, यानी कि जो है अब साम्राज्य की स्थापना की है, उस समय यानी कि सिकंदर जो था, अल्तुनिया जो है, वो यहाँ पर उपस्थित नहीं था या उसकी मृत्यु भी उस समय हो चुकी है। तो इसलिए भी कहा जाता है सिकंदर को हराने के मतलब सेल्यूकस को हराया। सेल्यूकस क्या था, सिकंदर का ही प्रतिनिधि था, इस हिसाब से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आएगा,
कि क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, लोहा, मैग्नीशियम, मैंगनीज या फिर कॉपर। सभी आंसर जानते हैं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण, जो पौधों को भोजन प्राप्त करने का जो एक प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही वो होता है। और जो पौधों की पत्तियां हरी होती हैं वो भी क्लोरोफिल के कारण ही होती है, ये भी सभी जानते हैं। तो ये आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर लेते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर के, वित्त सचिव के, वित्त मंत्री के या फिर प्रधानमंत्री के। तो सभी जानते हैं, ज्यादा सभी नोटों पर तो किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। लेकिन 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सभी को पता है, फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बात आ जाती है कि वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है, तो अजय नारायण झा वर्तमान समय, ये देखो हमने वर्तमान नाम लिखा है, वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है? अजय नारायण झा है। और वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर सभी जानते हैं, शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है। और बाकी जो नाम लिखे वित्त मंत्री सभी जानते हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ठीक है। तो आज के ये 19 प्रश्न, यानी इस पार्ट में 19 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम देखते हैं 19 प्रश्न, 20 से लेकर के 38 तक के सारे प्रश्नों को हल करेंगे अगली क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आपके समर्थन से ही ये सारी चीजें संभव हैं। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।